हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लव गॉडेस ने यहाँ पर मिस वांग कायनीर और टांग वुटोंग को एक बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया था, क्योंकि वो उन दोनों से कह रही थी कि अगर तुम लोग यूहाओ को जिंदा देखना चाहते हो तो तुम दोनों को एक दूसरे से लाइफ एंड डेथ बैटल करते हुए एक दूसरे को जान से मारना होगा। सिर्फ किसी एक के मरने पर ही यूहाओ सर्वाइव कर सकता है, और इसी वजह से इन दोनों ने आपस में फाइट करना शुरू कर दी थी। जबकि साथ ही साथ हम लोगों को यहाँ पर मालूम हो जाता है कि ये असली लव गॉडेस नहीं है, बल्कि ये केवल गॉडेस है जिसने लव गॉडेस की बॉडी पर कब्जा कर रखा था, और वो यहाँ से किसी को भी जिंदा जाने का इरादा नहीं रखती थी। इसलिए हम देखते हैं कि वो यूहाओ को जान से मारने की कोशिश करती है, पर तभी अचानक वहाँ पर गॉड तांगसेंग आ गया, जो कि उसे हार मानने को बोल रहा था। लेकिन दूसरी तरफ इविल गॉडेस जानती रही कि तांगसेंग तो एक गॉड किंग है, वो चाहकर भी मोर्टल रेल्म के मामलों में इंटरफियर नहीं कर सकता। लेकिन उसे ये बात मालूम नहीं थी कि तांगसेंग के पास गॉड इलेक्ट्रो लक्स है, जिसे डिवाइन स्लास बांध कर नहीं रख सकते, और इसी वजह से हम देखते हैं कि वो फौरन से जमीन पर आते हुए यहाँ यूहाओ के साथ मिलकर इविल गॉडेस को जान से मार डालता है, जो सीन तो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त दिखाई दे रहा था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को यहाँ पर गॉडेस ऑफ लव की बैक स्टोरी जानने को मिलती है, जिसकी शुरुआत इसी वैली ऑफ लव एंड पैशन से शुरू हुई। पहले ये वैली बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, क्योंकि तब के टाइम गॉडेस ऑफ लव एक किन नाम के आदमी से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी, और इन दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि ये दोनों शादी करने के बाद इसी वैली में रहेंगे, और हर जन्म तो जन्म ये दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे, कभी भी कोई इनको जुदा नहीं कर पाएगा। बेशक जब तक इन दोनों के दरमियान प्यार था, सब कुछ बहुत ही ज्यादा खूबसूरत चल रहा था। अक्सर गॉडेस ऑफ लव किनसे कहा करती थी, जब हम डिवाइन रेल्म में चले जाए तभी हम एक दूसरे के साथ नहीं छोड़ेंगे, हम दोनों का प्यार हमेशा इसी तरह से कायम रहेगा, और अक्सर ही हम लोग इस वैली में आकर रहा करेंगे, क्योंकि वैसे भी मुझे गॉडेस ऑफ लव का टाइटल तो मिल चुका है। अब बस सिर्फ तुम्हारे 9 ट्रायल्स की बारी है, तुम अपने 9 ट्रायल्स को कंप्लीट करने के बाद राक्षसा गॉड बन जाओगे। जिस पर किन जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, बेशक ये काम थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन फिक्र मत करो, मैं इसमें जरूर कामयाब होऊंगा। जिस पर गॉडेस ऑफ लव भी मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहती है कि हाँ, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। इसके बाद ब्रदर किन यहाँ से राक्षसा गॉड के 9 ट्रायल्स देने के लिए जा चुका था। पीछे की तरफ गॉडेस ऑफ लव कई अरसे तक उसका इंतजार करती रही। इसी तरह इंतजार करते करते एक लंबा अरसा गुजर जाता है। अचानक एक दिन गॉडेस ऑफ लव को ब्रदर किन आता हुआ दिखाई दिया, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गई। लेकिन दूसरी तरफ किन के चेहरे पर कोई भी खुशी दिखाई नहीं दे रही थी। गॉडेस ऑफ लव किन को देखते हुए खुश होकर फौरन से आगे की तरफ बढ़ते उसके गले लग जाती है, क्योंकि वो इतने अरसे बाद किन से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश थी। मगर साथ ही साथ वो किन से सवाल करते हुए कहती है कि किन, वैसे तुम अभी भी लेवल 99 पर क्यों हो, क्योंकि गॉड बनने के बाद तो सबका लेवल 100 हो जाता है। इस पर किन जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, मैं बस गॉड बनने से सिर्फ एक ही कदम दूर हूँ, क्या उस कदम में तुम मेरा साथ दोगी? और ये कहते साथ ही अचानक हम देखते हैं कि किन ने अपने पास से एक डैगर निकालते हुए तेजी के साथ गॉडेस ऑफ लव की बॉडी में गुंसा दिया। जिस धोखे को देखकर तो गॉडेस ऑफ लव को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता, क्योंकि उसके सच्चे प्यार ने ही उसे धोखा दे दिया है, और ये उसकी बॉडी में मौजूद कोई नॉर्मल डैगर नहीं था, बल्कि ये था गॉड स्लेइंग डैगर, जिसका इस्तेमाल करते हुए किसी भी गॉड को जान से मारा जा सकता है। गॉडेस ऑफ लव ये देखकर समझ गई थी कि किन ने मुझे धोखा सिर्फ इसलिए दिया ताकि वो मेरी कुर्बानी देकर खुद गॉड बन सके, और यही बात तो उसे सबसे ज्यादा दुख दे रही थी। जहाँ पर गॉडेस ऑफ लव की आंखें आंसुओं से भर चुके थे, दूसरी तरफ किन जोर जोर से हंसते हुए कह रहा था कि मैंने कर दिखाया, अब मैं पूरी तरीके से गॉड बन चुका हूँ, मैंने आखिरी कदम में पूरा कर दिया। इसी तरह की इवल हंसी के साथ किन यहाँ पर गॉडेस ऑफ लव को मरता हुआ छोड़कर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ गॉडेस ऑफ लव पीछे की तरफ अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। ये सीन काफी ज्यादा इमोशनल था, उसकी आंखों में आंसू थे और उसका दिल पूरी तरीके से ठंडा पड़ चुका था, और गॉडेस ऑफ लव के दिल में प्यार के लिए नफरत आ चुकी थी। इसी नफरत को वहाँ पर मौजूद एक इविल गॉडेस महसूस कर लेती है, इसलिए गॉडेस ऑफ लव जैसे ही मरी, उसकी डिवाइन बॉडी पर फौरन से एक इविल गॉडेस ने कब्जा कर लिया, जिसके बाद की कहानी तो हम सब लोगों को मालूम है। सीन शिफ्ट होकर वापस से वैली ऑफ लव एंड पैशन के अंदर आ गया, जहाँ पर हम देखते हैं कि मिस टांग वुटोंग ने यूहाओ के लिए खुद को कुर्बान कर दिया था, और वो अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। यूहाओ ये देखकर जितना तेजी के साथ हो सके मिस टांग वुटोंग की तरफ चिल्लाते हुए भागता हुआ जा रहा था, जबकि दूसरी तरफ वांग कायनीर भी अपने हाथों में मिस टांग वुटोंग को लेकर बैठी हुई थी। मिस टांग वुटोंग धीमी आवाज में कहती है कि मैं जीत गई। तभी अचानक दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इवल गॉडेस का असर यहाँ मिस वांग कायनीर की बॉडी से खत्म हो गया, इसलिए वो भी फौरन से होश में आते हुए टांग वुटोंग को ऐसी हालत में देखकर इमोशनल होते हुए कहती है कि हाँ, बेशक तुम जीत गई, लेकिन टांग वुटोंग तुम मर नहीं सकती। ये कहते हुए वांग कायनीर ने रोना शुरू
शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ से यूहो भी इसी तरह से इमोशनल होकर तीसी के साथ टांग वुटोंग की तरफ ही भागता हुआ आ रहा है। मिस टांग वुटोंग यूहो को दूर देखकर वांग काइनीर से कहती है कि मेरा सारा प्यार ले लो और वो प्यार यूहो को दे देना। मैं चाहती हूँ कि तुम यूहो के साथ हमेशा रहो और उसे बहुत सारा प्यार करो। ये कहते हुए मिस टांग वुटोंग के आंखों में आंसू थे। साथ ही साथ वो यूहो की तरफ देखते हुए कहती है कि यूहो, मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं तुम्हारे साथ ही अपनी जिंदगी गुजारूं। मैं तुम्हारी बीवी बनकर हमेशा तुम्हारा हाथ पकड़ते हुए चलना चाहती थी, लेकिन लगता है कि शायद ये मेरी किस्मत में ही नहीं। और ये सब कहती है, अचानक से हम देखते हैं कि मिस टांग वुटोंग का हाथ नीचे की तरफ गिरने लगता है, जो देखकर यूहो की आंखों में भी आंसू भर आए थे। वो चिल्लाते हुए टांग वुटोंग का नाम लेकर तीसी के साथ जंप करते हुए फौरन से यहाँ पर टांग वुटोंग का हाथ पकड़ लेता है। साथ ही साथ वो धीरे से टांग वुटोंग के पास आते हुए कह रहा था कि प्लीज ऐसा मत करो। मिस वांग काइनीर भी सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। यूहो ने टांग वुटोंग को अपनी गोद में उठा लिया था और वो रोते हुए कह रहा था कि प्लीज टांग वुटोंग अपनी आंखें खोलो। लेकिन अब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। मिस टांग वुटोंग की बॉडी से बहुत सारा खून बह चुका है। टांग वुटोंग को इस तरह से मरता हुआ देखकर यूहो भी इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो भी दर्द के मारे जोर जोर से रोने लगता है। मिस वांग काइनीर भी सदमे में खुद से सवाल करते हुए कह रही थी कि आखिर ये मैंने क्या कर दिया। टांग वुटोंग को मरना नहीं चाहिए था, लेकिन वो बेचारी भी इवल गॉडेस के कंट्रोल में थी। उसे भी खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ यूहो जो कि टांग वुटोंग की लाश को अपनी गोद में उठाकर उसके साथ अपने पास की सारी मेमोरीज याद कर रहा था कि कैसे जब वो लोग पहली बार मिले थे तो टांग वुटोंग ने यूहो से कहा था कि मेरे कुछ रूल्स है, अगर तुम उन्हें फॉलो करोगे तभी तुम इस रूम में रह पाओगे। और यूहो ने वो सब माना था। धीरे धीरे ये सब चलता रहा और आखिरकार वो दिन जब टांग वुटोंग ने अपनी असलियत यूहो के सामने जाहिर कर दी थी। साथ ही साथ वो अपने दिल की बात भी यूहो से कह देती है कि यूहो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, आज से मैं तुम्हारी हुई और तुम मेरे। इसके बाद से हमारी जिंदगी में जो भी मुश्किल आएगी हम दोनों मिलकर उस मुश्किल का सामना करेंगे। ये सारी इमोशनल बातें याद करते हुए यूहो रोते हुए यहाँ मिस टांग वुटोंग से कह रहा था कि तुमने मुझसे वादा किया था कि जो भी मुश्किल आएगी हम दोनों उस मुश्किल का सामना मिलकर करेंगे, लेकिन अब तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम मुझे इन मुश्किलों के लिए अकेले कैसे छोड़ सकती हो? प्लीज जाग जाओ, मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। जो सब कहते हुए यूहो यहाँ जोर से रोते हुए मिस टांग वुटोंग का नाम चिल्लाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस वैली ऑफ लव एंड पैशन का मौसम भी बदलना शुरू हो गया था, क्योंकि अब इवल गॉडेस यहाँ से मर चुकी है। तो ये पूरी की पूरी वैली ऑफ लव एंड पैशन वाली स्पेस कोलैप्स करके गायब होने लगी। साथ ही साथ वो यहाँ पर अंदर मौजूद सारे के सारे इंसानों को बाहर की तरफ टेलीपोर्ट कर देती है। जहाँ क्लिफ पर हम देखते हैं कि यूहो ने मिस टांग वुटोंग की लाश को अपने हाथों में पकड़ा हुआ था। पीछे की तरफ वांग काइनीर भी ये सब देखकर बहुत ही जरा उदास दिखाई दे रही थी। वो अपने मन में कह रही थी कि टांग वुटोंग, तुम जीत चुकी हो। तुम्हारे एक्शंस ने साबित कर दिया है कि तुम यूहो को मुझसे भी ज्यादा प्यार करती हो। तुम यूहो के लिए पहले मुझसे फाइट करती रही और फिर यूहो को ही बचाने के लिए तुमने बिना किसी लालच के खुद को ही कुर्बान कर दिया। जबकि दूसरी तरफ बेशक मैं भी यूहो को चाहती थी, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ हरा कर ही यूहो को हासिल करना चाहती थी। इसलिए जीतने के बाद भी मैं तुमसे हारा वो फील कर रही हो। बेशक तुम जीतना डिजर्व करती हो। ये सब कुछ सच है, लेकिन ये सब कहते हुए अचानक से मिस वांग काइनीर इमोशनल होकर कहती है, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर ये सब कुछ सच भी है तब भी आखिर मेरे दिल में इतना ज्यादा दर्द क्यों हो रहा है। काश टांग वुटोंग तुम्हारी जगह ये कदम मैंने उठाया होता और मैंने खुद को यूहो के लिए कुर्बान कर दिया होता, पर शायद अब इस अफसोस को कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं हार चुकी हूँ। यूहो हमेशा तुमसे प्यार करता है और तुमसे ही प्यार करता रहेगा। ये चीज जिंदगी भर कभी भी नहीं बदलने वाली। जो सब कहते हुए वांग काइनीर यहाँ यूहो और टांग वुटोंग को छोड़कर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद पीछे की तरफ यूहो जिसके हाथों में टांग वुटोंग थी, वो अचानक से आसमान की तरफ देखते हुए गॉड टैंग सेंग को याद करते हुए कहता है कि गॉड किंग, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। टांग वुटोंग को दोबारा से जिंदा करने का जरूर कोई ना कोई रास्ता होगा। प्लीज मेरी मदद करो। इवन मैं अपनी जिंदगी भी देने के लिए तैयार हूँ। मेरी जिंदगी और मेरी सोल के बदले क्या तुम टांग वुटोंग को दोबारा से जिंदा कर सकते हो? ये सब कहते हुए यूहो अपनी घुटनों पर आ चुका था। साथ ही साथ वो इमोशनल होते हुए कहता है कि प्लीज मुझे मना मत करना। ये सब कहते हुए यूहो जब इमोशनल हो ही रहा था तभी अचानक मिस टांग वुटोंग के माथे ने चमकना शुरू कर दिया, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि मिस टांग वुटोंग की बॉडी के अंदर से रेड हार्ट ब्रोकन एलेक्सर निकलकर बाहर की तरफ आ गया और उसकी एनर्जी की वजह से मिस टांग वुटोंग ने दोबारा से धीरे धीरे करके रिकवर करना शुरू कर दिया। यूहो भी मिस टांग वुटोंग की बॉडी में लाइफ एनर्जी को दोबारा से महसूस करके काफी ज्यादा खुश हो गया, मगर ये लाइफ एनर्जी धीरे धीरे करके कम होती जा रही थी, जो देखकर यूहो हैरान हो जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। तभी अचानक स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल की दूसरी तरफ से तांग सिंह की आवाज सुनाई दी, जो कि कह रहा था कि एक गॉड किंग होने के नाते मैं डिवाइन रेल्म के लास्ट के हिसाब से बंधा हुआ हूँ। मैं चाहकर भी मॉर्टल रेल्म में डायरेक्टली इंटरफियर नहीं कर सकता।
ये रेड हार्ट ब्रोकन एलेक्सर भी वही पुराना एलेक्सर है जिसकी थोड़ी बहुत एनर्जी अभी भी मिस टांग वुटोंग की बॉडी में सही सलामत बची हुई थी। इसीलिए मैंने इस रेड हार्ट ब्रोकन एलेक्सर का इस्तेमाल करते हुए उसकी डिवाइन कॉन्शियसनेस को थोड़ा सा सेव करते हुए उसकी स्पिरिट सी के अंदर बचा दिया है। पूरी तरीके से मैं टांग वुटोंग को चाहकर भी जिंदा नहीं कर सकता। ये सब सुनकर यूहाओ को काफी सारा बुरा महसूस होता है। वो ऊपर की तरफ देखते हुए कहता है, मगर तुम एक गॉड किंग हो, जरूर तुम्हारे पास टांग वुटोंग को दोबारा से पूरी तरीके से ठीक करने का कोई ना कोई रास्ता तो होगा ही। जिस पर तांगसेंग यूहाओ को कोई सही जवाब नहीं देता, बल्कि वो अपना जवाब एक पहेली में उलझा देता है जिसका फिलहाल तो हम लोगों को समझ नहीं आया। लेकिन वो स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल को बंद करते करते यूहाओ से कहता है कि टांग वुटोंग जहाँ से आई थी उसे वापस उसके घर ले जाओ, और इसी के साथ तांगसेंग यहाँ से गायब हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूहाओ के बाकी के दोस्त भी वैली ऑफ लव एंड पैशन से बाहर आ चुके थे और वो टांग वुटोंग और यूहाओ को इस तरह से डिप्रेशन में देखकर काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं। दूसरी तरफ यूहाओ धीरे धीरे से टांग वुटोंग को लेकर उसके घर की तरफ रवाना होने लगा और यहाँ इन लोगों के जाने के बाद हम देखते हैं कि वैली ऑफ लव एंड पैशन को भी गॉडेस ऑफ लव की सोल ने हमेशा हमेशा के लिए बंद करने का फैसला कर दिया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ यूहाओ पर आ जाता है जो कि टांग वुटोंग को लेकर धीरे धीरे से जंगल से बाहर की तरफ बढ़ता रहा था और उसके दोस्त भी पीछे पीछे आते जा रहे थे। यहाँ यूहाओ टांग वुटोंग की तरफ देखते हुए अपने मन में कह रहा था कि टांग वुटोंग ने मुझे बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस किया और वह पूरी तरीके से डीप स्लीप में जा चुकी है, लेकिन मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। यहाँ पर यूहाओ आखिरी क्लिफ पर आकर खड़ा हो चुका था जहाँ ज़्याओ आगे की तरफ बढ़ना चाहती थी, लेकिन मिस ज़्यावी उससे मना करते हुए कहती है कि नहीं ऐसा मत करो, क्योंकि दूसरी तरफ यूहाओ ने फैसला कर लिया था कि वो टांग वुटोंग को खुद ही उसके घर लेकर जाएगा। इवन कि अभी हाल ही में यूहाओ ने एक बड़ी लंबी फाइट लड़ी है, वो बुरी तरीके से इंजर्ड भी है, लेकिन यूहाओ को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने मन में कह रहा था कि जरूर अंकल न्यू और अंकल टाई के पास कोई ना कोई सोल्यूशन होगा, वो शायद हमारी कोई मदद कर सके। इसलिए यूहाओ यहाँ मास्टर जुआन की तरफ देखते हुए कहता है कि मास्टर जुआन, मैं टांग वुटोंग को लेकर हाउटियान सेट जा रहा हूँ, जिस पर हम देखते हैं कि मास्टर जुआन ने भी यूहाओ को इजाजत दे दी थी और यूहाओ फौरन से टांग वुटोंग को लेकर हाउटियान सेट की तरफ उड़ना शुरू कर देता है। ये सफर काफी सारा लंबा था, लेकिन बीच में यूहाओ बिना आराम करे लगातार सफर करते करते आखिरकार हाउटियान सेट पहुंच जाता है, जहाँ मास्टर न्यू और मास्टर टाई तो मिस टांग वुटोंग की ऐसी हालत देखकर काफी सारा परेशान हो चुके थे। वो टांग वुटोंग को लेकर फौरन से अंदर की तरफ ले जाते हैं, जबकि बाहर यूहाओ अभी भी इंतजार करता रहा। वो अपने मन में कह रहा था कि टांग वुटोंग, तुम मुझे इस तरह से छोड़कर नहीं जा सकती, तुम्हें मेरे लिए वापस आना होगा। लेकिन अंदर की तरफ यहाँ टांग वुटोंग की पूरी तरीके से चेकअप करने के बाद मास्टर न्यू और मास्टर टाई इसी बारे में डिस्कशन कर रहे थे कि टांग वुटोंग कभी होश में आ भी पाएगी या नहीं, और अगर किसी दिन वो होश में आ भी जाए तो शायद ऐसा होगा कि वो अपनी सारी की सारी कल्टिवेशन हमेशा के लिए खो दे। दूसरी तरफ यहाँ बाहर की तरफ अब कई दिन गुजर चुके थे, लेकिन यूहाओ अपनी जगह से हिला तक नहीं। वो स्नो में अभी भी अपनी जगह पर खड़ा इंतजार करता जा रहा था। तभी अचानक मास्टर न्यू यूहाओ के पास आकर कहते हैं कि यूहाओ, तुम्हें अब वापस चले जाना चाहिए, टांग वुटोंग घर आ चुकी है, अब हम उसका ख्याल रख लेंगे। बेशक मास्टर न्यू को यहाँ ये सब कहते हुए काफी बुरा लग रहा था, मगर वो जानते हैं कि इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। पीछे की तरफ यूहाओ भी यहाँ मास्टर न्यू को जाता हुआ देखकर चिल्लाते हुए कहता है कि मैं हेमन की कसम खाता हूँ, मैं इस दुनिया के अंत तक खुद को ताकतवर करता रहूंगा, तब तक खुद को ताकतवर करूंगा जब तक मुझे कोई रास्ता न मिल जाए टांग वुटोंग को दोबारा से जगा देने का। जबकि ये सब कहते हुए यूहाओ को होली स्पिरिट चर्च और सन मून एम्पायर पर भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा रहा था, क्योंकि उन्हीं की वजह से ये लोग वैली ऑफ लव एंड पैशन की तरफ दिखेले गए और मिस टांग वुटोंग की ये हालत हो गई। यूहाओ उनसे भी खून का बदला खून के तौर पर लेना चाहता है। इसके बाद यूहाओ वापस से अपने टांग सेट की तरफ रवाना हो गया। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर टांग सेट और शेक एकेडमी पर आ गया, जहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर जीवन ने कई सारे सोल गार्डनेस और साथ ही साथ ज़्यूजी डिवाइन क्रॉसबो कैनन बना दिए थे और वो इनको स्टार लुवो एम्पायर की तरफ भिजवा देता है। साथ ही साथ उन्होंने कुछ इनविंसिबल शील्ड यानहुन एम्पायर के लिए भी बनवाए थे, जहां वो अपने सोल्जर से कहते हैं कि ये बैच उन तक पहुंचा दो और उनसे कहना कि फाइनल पेमेंट भी तुम लोगों को दे दे, वो भी लेकर वापस आ जाना। यहाँ ये सारी बातें सुनकर हमें समझ आ जाता है कि टांग सेट ने सोल गार्डनेस वेपन्स बनाना शुरू कर दिए हैं, जिन्हें वो अलग अलग एम्पायर्स को बेच रहे हैं ताकि वो सन मून एम्पायर के खिलाफ जंग में खुद को तैयार कर सके। और अब तक यहाँ काफी सारे महीने गुजर चुके थे। टांग सेट ने भी अपनी आर्मी को तैयार करना शुरू कर दिया था, जिनको देखते हुए ज़ू सेंशी मिस्टर बीवी से कह रहा था कि यूहाओ ने हमारे लिए जो रेयर मेटल सन मून एम्पायर से चुराए थे, उनकी वजह से हमारा टांग सेट काफी ज्यादा तेजी के साथ तरक्की कर रहा है। ये सब सुनकर मिस्टर बीबी को भी काफी ज्यादा अच्छा लगा, लेकिन वो ज़ू सेंशी को बताता है कि स्टार लुवो एम्पायर यानहुन एम्पायर खुद को ताकतवर कर रही है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि जल्दी सन मून एम्पायर के साथ उनकी जंग छिड़ जाएगी। हम लोगों को भी तब तक खुद को ताकतवर करना होगा, क्योंकि अगर टांग सेट ने खुद को वक्त रहते ही तैयार नहीं किया तो डोलू कॉन्टिनेंट में ये जो तबाही मचने वाली है उसमें टांग सेट सर्वाइव नहीं कर पाएगा। यहाँ
मिस्टर बीबी जब ये सब कह रहा था तो दूसरी तरफ अरीना में हम लोग यहाँ पर फेंग जुई चैन और साथ ही साथ मिस यी गुई की फाइट होता हुआ भी देख रहे थे, जो दोनों ही कमाल के सोर्समैन थे। और इन दोनों की फाइट देखकर वहाँ पर मौजूद ऑडियंस इन दोनों को चीयर कर रही है। सिस्टर यी गुई, अगर दोस्तों आप लोगों को याद हो तो ये वही लड़की है जिसे अंडरग्राउंड सोल गाइडेंस कंपटीशन के दौरान यूहो ने अपने स्पेक्ट्रल अंडर रेल्म के अंदर कैद कर लिया था और सब लोगों को लगा था कि यूहो ने उसे पूरी तरीके से जान से मार डाला है, लेकिन वो बात सच नहीं थी। यूहो ने वापस आने के बाद यी गुई को रिलीज कर दिया, जिसके बारे में मिस्टर बीबी अपने दोस्तों को बता रहा था कि यूहो जब हाउटियान सेट से वापस आया तो उसने यी गुई को अपने स्पेक्ट्रल अंडर रेल्म से रिलीज कर दिया। साथ ही साथ वो उसी के बाद से सेक्लूशन में जा चुका है और वो अभी तक सीक्रेट चैम्बर से निकलकर बाहर नहीं आया। जो सुनकर जीशुई जवाब देते हुए कहता है कि इसका मतलब कि ये लड़की यी गुई अब हमारे ही टांग सेट में रहेगी। दूसरी तरफ अरीना में हम देखते हैं कि मिस यी गुई भी फेंग जुई चैन से कह रही थी कि तुम्हारे स्वॉर्ड स्किल्स वाकई में कमाल के हैं। कहना पड़ेगा कि टांग सेट में टैलेंट्स की कोई भी कमी नहीं। यहाँ पर रहकर लोगों के साथ फाइट करते हुए मैं खुद को काफी अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर पा रही हूँ। अपनी और अपने टांग सेट की ये तारीफ सुनकर फेंग जुई चैन भी मिस यी गुई का शुक्रिया अदा करता है। तभी अचानक दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक सोल्जर भागता भागता जू सेंशी और मिस्टर बीबी के पास आकर उन्हें रिपोर्ट करने लगा। वो उन्हें बताता है कि एक लड़की मिस नैनक्यू आर्ट ड्रैगन सेट से वो यहाँ पर हमारी मदद मांगने के लिए आई है। वो लड़की बाहर इंतजार कर रही है, बताइए कि मैं क्या करूँ। मिस्टर बीबी तो नैनक्यू का नाम सुनती ही उसे पहचान किया था, इसलिए वो फौरन अपने दोस्तों को लेकर बाहर की तरफ आ गया, जहाँ पर ये लोग मिस नैनक्यू से मिलते हैं। मिस नैनक्यू जख्मी हालत में यहाँ पर इन लोगों से मदद मांगते हुए कह रही थी कि प्लीज मेरी मॉम को बचा लो, मैं तुम लोगों से भीख मांगती हूँ। जो सुनकर तो यहाँ मिस जेंग ने सवाल करते हुए कहती है कि नैनक्यू शांत हो जाओ और शुरू से हमें सब कुछ बताओ कि आखिर क्या हुआ। इस पर हम देखते हैं कि मिस नैनक्यू ने यहाँ पर इन लोगों को बताना शुरू कर दिया कि जब लास्ट फाइनल में शेक एकेडमी और टांग सेट का फाइनल मैच होने वाला था तो वहाँ पर सारे के सारे सेक्स वाले लोग मौजूद थे, मगर चूंकि तुम लोगों को पहले ही मालूम हो चुका था और तुम लोग वहाँ पर नहीं आए तो तुम लोगों के जाने के बाद क्राउन प्रिंस ने हम सब लोगों को कैद कर लिया। मेरी मॉम ने अपनी फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए कैसे तैसे मुझे उनके शिकंजे से भागने में मदद करी, लेकिन मेरे भागने के बाद मेरी मॉम के साथ वहाँ पर यकीनन काफी ज्यादा बुरी तरीके से जुल्म किया जा रहा होगा। वो इवल सोल मास्टर्स बहुत ही ज्यादा बेरहम है। यहाँ पर इवल सोल मास्टर्स का नाम सुनकर तो यी गुई को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। वो इवल सोल मास्टर से बहुत ही ज्यादा नफरत करती थी, इसलिए वो आगे की तरफ बढ़ते हुए कहती है कि नानक्यू मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। लेकिन जब से उसका हाथ पकड़ती है उसे आगे जाने से मना करती है। दूसरी तरफ मिस्टर बीबी आगे की तरफ बढ़कर नानक्यू से सवाल करते हुए कहते हैं कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि क्राउन प्रिंस के हाथों से इतने पावरफुल कल्टिवेटर भी भागकर नहीं आ पाए तो तुम आखिर इतने लो कल्टिवेशन के साथ वहाँ से बचकर कैसे आ गई। मिस नानक्यू ये सवाल सुनकर हैरान होते हुए जवाब देकर कहती है कि मैं क्राउन प्रिंस की कोई जासूस नहीं हूँ, लेकिन मिस्टर बीबी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था क्योंकि उसे लग रहा था कि क्राउन प्रिंस ने ये सब कुछ जानबूझ के होने दिया होगा। वो चाहता है कि मिस नानक्यू बाहर आकर सब लोगों को ये बात बता दे और जैसे ही बाकी के सेक्टर एकेडमीज अपने लोगों को बचाने के लिए वहाँ पर जाकर हमला करेंगे तो क्राउन प्रिंस बारी बारी करके उन सब लोगों को भी अपने शिकंजे में फंसा लेगा। इसलिए मिस्टर बीबी यहाँ पर मिस नानक्यू से कहता है कि बेशक हम तुम्हारी मॉम को बचाएंगे, लेकिन ये काम जल्दबाजी वाला नहीं है। हम लोगों को स्टार लुवा एम्पायर और टियानहुन एम्पायर के साथ खुद को ताकतवर करना होगा ताकि जंग होने से पहले हम लोग पूरी तरीके से तैयार हो और एक बार ही हम सन मून एम्पायर पर हमला करते हुए उनसे बदला ले लेंगे। ये सुनकर मिस यी गुई हैरान होते हुए कहती है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, क्या हम लोग उनकी मदद करने के लिए नहीं जाएंगे। जिस पर जू सेंशी आगे की तरफ आकर जवाब देते हुए कहता है कि बेशक हम उन सबकी मदद करेंगे। ईटा उसकी बात को पूरा करते हुए कहता है मगर सही वक्त आने पर, तब का टाइम सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा जब सन मून एम्पायर को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होगा कि उन पर हमला किया जा सकता है। ये सारी बातें डिस्कस होने के बाद हम देखते हैं कि मिस्टर बीवी यहाँ पर मिस नैनक्यू से कहता है कि नैनक्यू तुम हमारे टांग सेट में तब तक रहो क्योंकि बाहर तुम्हें खतरा है। मैं शेक एकेडमी को भी तुम्हारे बारे में इन्फॉर्म कर देता हूँ। हम लोग यूहो के सेकुलेशन से बाहर आने का इंतजार करेंगे। एक बार यूहो सेकुलेशन से बाहर आ जाए उसके बाद हम लोग एक न्यू टीम बनाते हुए तुम लोगों की मदद करने के बारे में सोचेंगे। ये सब सुनकर हम देखते हैं कि मिस यी गुई ने भी फौरन से आगे की तरफ बढ़ते हुए शेक एकेडमी को ज्वाइन करने का फैसला कर लिया था क्योंकि वो भी इनका साथ देना चाहती है। साथ ही साथ वो इन लोगों को अपने पास्ट के बारे में बताती है कि मेरी मॉम इवल सोल मास्टर्स के साथ ही फाइट करते हुए मारी गई थी और मैं उन्हीं की मौत का बदला लेने के लिए सन मून एम्पायर के अंडरग्राउंड सोल गाइडेंस कंपटीशन में गई हुई थी क्योंकि मैं जानती नहीं कि होली स्पिरिट चर्च भी वहां पर आएगा। मुझे उनके साथ फाइट करते हुए एक बात तो समझ आ गई थी कि मैं पूरे होली स्पिरिट चर्च को खत्म नहीं कर सकती, लेकिन मरने से पहले मैं अपने साथ ज्यादा से ज्यादा इवल सोल मास्टर्स को लेकर जाना चाहती थी। मगर तुम लोगों की बातें और तुम लोगों का मिशन देखने के बाद मैं तुम लोगों का साथ देना चाहती हूँ क्योंकि इवल सोल मास्टर्स की वजह से मेरी मदर तो मारी गई, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मैं नानक्यू की मॉम को मरने नहीं दूंगी। ये सुनकर तो मिस
नैनक्यू इमोशनल होकर आगे की तरफ बढ़ते हुए यीगोई का हाथ पकड़कर उसका शुक्रिया अदा करती है। मिस जैंगनियन को भी ये देखकर काफी सारा अच्छा लग रहा था, इसलिए वो आगे की तरफ आकर यीगोई और साथ ही साथ नैनक्यू से कहती है चूंकि अब तुम दोनों टांग सेट में ही रहने वाली हो तो चलो आओ मेरे साथ, मैं तुम दोनों को तुम्हारा रूम दिखा देती हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर टांग सेट के सीक्रेट चैम्बर पर आ जाता है, जहाँ एक आइस ऑर्ब के अंदर हम देखते हैं कि यह बैठकर सेक्लूशन में कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहा था। वहाँ की एनर्जी बहुत ही ज्यादा फियर्स थी, जिसकी वजह से यूहो की बॉडी पर कट भी लग रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ यूहो हार ना मानते हुए कहता है कि मैं किसी भी हाल में अपने कल्टीवेशन गोल को पूरा करके रहूंगा। जब तक मैं अपने कल्टीवेशन गोल तक नहीं पहुंच जाता तब तक चाहे मुझे मौत भी आ जाए, मैं इस सेक्लूशन से बाहर नहीं जाऊंगा। ये सब कहते हुए यूहो अपनी बॉडी से और भी जरा खतरनाक एनर्जी अनलीश करने लगा और तेजी के साथ वो लगातार इसी तरह से अपने कल्टीवेशन को बूस्ट करता रहता है। जो एनर्जी इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि डिवाइन रेल में मौजूद तांगसेंग भी उसे देख पा रहा था। और जैसा कि हम जानते हैं कि डिवाइन रेल में वक्त काफी ज्यादा तेजी के साथ गुजरता है, तो तांगसेंग ये सब देख रहा था कि कितनी सदियों से सन मून एम्पायर जिस जंग को शुरू करना चाहता था, वक्त तेजी के साथ गुजरते उस लम्हे पर आ चुका है। सन मून एम्पायर ने अपनी आर्मी को दोबारा से जंग के लिए तैयार कर लिया। कई बेगुनाह लोगों का खून इस जमीन पर बहने वाला है। यहाँ पर हम देखते हैं कि स्टार लुवो नेशनल एम्पायर और टियानहोन एम्पायर भी खुद की आर्मी को पूरी तरीके से तैयार कर लेता है। इवन की होली स्पिरिट चर्च ने भी अपनी इविल सोल मास्टर्स को इस जंग के लिए तैयार कर लिया था। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर वांग काइनीड पर भी आ गया, जो कि बीस्ट फॉरेस्ट में अकेले बैठी हुई थी। यहाँ पर टांगसेंग कहता है कि दुनिया में जब जब चारों तरफ अंधेरा फैलने लगा तब तक दुनिया को बचाने के लिए एक मसीहा भी सामने की तरफ आया। वक्त आ चुका है यूहाओ कि तुम अपनी रोशनी से आसमान को चीर दो और इस काली अंधेरी रात को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दो। टांगसेंग की ये कहते साथ ही अचानक हम देखते हैं कि यहाँ सीक्रेट चैम्बर का दरवाजा ओपन हो जाता है, जो देखकर यूहाओ के दोस्तों काफी ज्यादा सरप्राइज हो गए थे, क्योंकि उसके अंदर से एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हैंडसम नौजवान निकलकर बाहर की तरफ आ गया। और ये नौजवान असल में कोई और नहीं बल्कि हमारा ही यूहाओ है, जिसकी स्माइल के साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।